जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 है आपका, यूनिट नंबर 6, बी ऑनेस्ट। और इसकी एक्सरसाइज है जिसमें हम ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। इसका ए पोर्शन है और इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे हम? लर्निंग द साउंड्स, एक तो इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लर्निंग टू स्पीक ये भी करेंगे। और फिर बी पोर्शन आ जाएगा। पहला पोर्शन आपको याद होगा ओरल कम्युनिकेशन था, और बी में हम थोड़ा सीखेंगे रीडिंग के बारे में और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग भी, कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों सी पोर्शन की तरफ आएंगे जिसमें हम लैंग्वेज फोकस करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसमें भी बहुत से सब हेडिंग्स हैं जिसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग के ऊपर बात की जाएगी। और देखें, आपको बहुत से स्पेलिंग्स नहीं आते हैं, तो लिहाजा लर्निंग टू स्पेल यानी कि स्पेलिंग कैसे किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इवन ग्रामर के बारे में भी बात करेंगे। देखें, ग्रामर इंग्लिश का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो ग्रामर भी आपको साथ साथ सीखनी चाहिए। और फिर आखिरी हिस्सा जो डी पोर्शन होगा वो राइटिंग होगा, क्योंकि राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है, लर्निंग टू राइट। इवन क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर भी बात होगी। और प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट पोर्शन होगा इस टेक्स्ट बुक को स्टडी करने का। चलें, सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं। देखें प्यारे बच्चों, ये जो साउंड्स होते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो कुछ लफ्ज़ निकालते हैं, किसी दूसरे फ़र्द को, किसी दूसरे आदमी को अपनी बात पहुंचाने के लिए। ओरल का मतलब है मुंह से बोलना, कम्युनिकेशन का मतलब है आपस में बात करना, तो ये ज़रूरी होती है। तो लिहाजा हर चैप्टर में हमें बहुत से नए नए लफ्ज़ सिखाए जाएंगे जिससे हम ओरल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। जैसे मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ तो बहुत से लफ्ज़ मेरे मुंह से जो है वो निकल रहे हैं, तो ये कैसे आ रहे हैं मुझे? डेफिनेटली मैंने बहुत सा पढ़ा, पढ़ने के बाद अब आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपने भी सीखना है ताकि आपको भी बोलना आ जाए, अच्छे से लफ्ज़ अदा करने आ जाएं। देखें प्यारे बच्चों, आपके घर में अमूमन उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो आपको डेली कोई ना कोई लफ्ज़ सीखने को मिल जाता है। तो ये चैप्टर भी हमें बहुत से लफ्ज़ सिखा कर जाएगा, तो लिहाजा हम इस चैप्टर से भी बहुत से लफ्ज़ों को बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत से लफ्ज़, जैसे हम इसी लफ्ज़ को ले लेते हैं कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं उसको, लेकिन ये कम्युनिकेशन नहीं है। तो ओरल बोलने के लिहाज से ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल चलते हैं पहले सब हेडिंग की तरफ, लर्निंग द साउंड्स। इसमें कहा जा रहा है कि इनिशियल और फाइनल सेम साउंड्स को हमने पहचानना है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, रीड द वर्ड्स अलाउड। अलाउड का मतलब है कि जोर से पढ़ें इस लफ्ज को। जैसे पहला लफ्ज है पेंसिल। क्या लफ्ज है ये? पेंसिल। सो पेन, पेन एंड पेट। एंड पेट। देखें, तीनों लफ्ज पी से स्टार्ट हो रही हैं। तीनों के लफ्जों में आपको पहले दो जो लेटर्स नजर आ रहे हैं वो पी और ई हैं। इनका साउंड काफी मिलता है आपस में, सेम बिगनिंग साउंड है। चलें एक और ट्राई करते हैं। क्लॉक, क्लॉक, क्लाउड, क्लाउड, क्लैप। क्लैप। अच्छा, पेंसिल तो आपको पता है, इस वक्त आपको पेंसिल नजर भी आ रही है। पेन आपको पता है कि जैसे कि ये पेन है। और पेट का तो आपको पता ही होगा, जो पेट होता है वो डॉग हो सकता है, वो कैट हो सकती है, इवन वो पैरट हो सकता है। सो हमारे साथ इरहा बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके पास कौन सा पेट है? कॉकटेल। या कॉकटेल, ये पैरट की एक नस्ल है। इसी तरह से प्यारे बच्चों,
क्लॉक, आप डेली जिसे टाइम देखते हैं, क्लॉक। क्लाउड, बादलों को कहते हैं क्लॉक, क्लाउड, क्लैप। लुक एट दैट, तीनों के अंदर इन लफ्ज़ों में पहले दो लेटर्स आपको CL नज़र आ रहे हैं। इन तीनों की एक ही साउंड है, क्लॉक, क्लाउड, क्लैप। क्लैप का मतलब ताली बजाना होता है। आप अमूमन खुशी में ताली बजाते हैं, कोई अच्छा करे तो उसके लिए ताली बजाते हैं। सो सेम बिगनिंग साउंड। अच्छा इरहा, क्या आप क्लैप करके दिखाएंगी? ओह दैट्स वेरी नाइस। ओके, चलें अब एक और लफ्ज़ों को सीखते हैं। फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर। फ्लैग झंडे को कहते हैं, फ्लावर तो आपके पास होगा ही कोई ना कोई, दैट इज फूल। और फ्लोर, फ्लोर कहते हैं ज़मीन को। वैसे चलें मैं आपको एक और लफ्ज़ बताता हूं जिनका साउंड सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, दैट इज फ्लोर। लुक एट दैट, ये भी फ्लोर है लेकिन इस फ्लोर का मतलब है गंदुम, आटा जो आप खाते हैं। ये फ्लोर ज़मीन है लेकिन ये फ्लोर आपको पता है कि जिसे आप रोटी बनाते हैं आटे को फ्लोर कहते हैं। चलें, ये तो हो गया शुरू के सेम बिगिनिंग साउंड। शुरू में आपको कुछ साउंड्स रिजेंबल मिले। अब हम करते हैं सेम एंडिंग साउंड्स। ओके, सो अब चलते हैं सेम एंडिंग की तरफ। ये देखें, ER, ER और ER, ये सेम एंडिंग साउंड्स बनाएंगे। चलें देखते हैं कैसे। मदर, ब्रदर, सिस्टर। दैट्स वेरी नाइस इरहा। उसके बाद चलें कुछ और साउंड्स भी निकालते हैं। मिस्टेक, गलती को कहते हैं ना प्यारे बच्चों। लेक, झील को कहते हैं। लेक जो दो पहाड़ों के दरमियान पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम लेक कहते हैं। चलें एक काम करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अभी मुझे किसी लेक का नाम बताएं। एक लेक का नाम मैं आपको बता देता हूं, झील सैफुल मलूक। झील, लेक को उर्दू में झील कहते हैं। बेक, बेक का मतलब है कुछ पकाना। आई बेक अ केक, यानी मैंने केक को बनाया, आई बेक अ केक। चलें एक और लफ्ज को देखते हैं। किंग, किंग, रिंग, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है कुछ लेकर आना। तो ये थे कुछ ऐसे लफ्ज ओरल कम्युनिकेशन में जिनको हमने बोलना सीखा। चलें आप कमेंट में ये भी बताइएगा आपको कौन सा लफ्ज यहां पर बहुत अच्छा लगा। चलें अगला सवाल करते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन वर्ड्स विद द सेम बिगिनिंग और एंडिंग साउंड्स। थिंक वन मोर वर्ड दैट हैज द सेम एंडिंग साउंड। चलें जी, अब तो हमने खुद सोचना है यहां पर। चलें, ये लफ्ज हैं वर्ड विद द सेम बिगनिंग साउंड। अब हमने ये शुरू के लफ्जों से रिलेटेड कोई लफ्ज ढूंढना है। चलें, मैट, एक लफ्ज है मैट। मैट आपके घर में होता है जो कमरे से बाहर निकलते हुए या वॉशरूम से बाहर निकलते हुए जिसे आप अपने पाँव साफ करते हैं, इसकी ही तरह का एक लफ्ज बनाना है आपने, मैट। चलें इरहा, आपका हेल्प करेंगी, कोई लफ्ज बताएंगी? मैप, यस, वेरी नाइस इरहा, दैट इज मैप। मैप का मतलब है नक्शा। बैग, जी इरहा कोई दिमाग में लफ्ज आ रहा है आपके? बाबा, नो, दैट इज बैट। शर्त यह है कि पहले दो लफ्ज सेम रहेंगे और थर्ड वर्ड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर जी था, यहां पे टी डाल दिया, सो दैट बिकम्स बैग एंड दैट बिकम्स बैट। नेट, so okay, so we have a word that is nest. Okay, so net, nest, light. Okay, इसके साथ भी बनाएं। ओके इरहा, आपके दिमाग में आ रहा है कोई लफ्ज? नो, दैट इज लाइफ। लाइफ, राइट, लाइट, लाइफ। ग्रीनी, ग्रीनी का मतलब प्यारे बच्चों होता है एक ब्रॉड
सा स्माइल देना, राइट, हा 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 हा, दैट इज ग्रिन। तो उसी से लफ्ज है ये ग्रीनी। तो इसका अगर आप बिगनिंग साउंड सेम रखना चाहेंगे तो इसके लिए लफ्ज बना सकते हैं आप ग्रीन। ग्रीन आपको पता है एक कलर होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज सन। सन, सन सूरज को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो रिलेटेड वर्ड होगा दैट कुड बी सनी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब तो ये हो गए शुरू के दो लफ्ज जो कि साउंड में मैच कर रहे हैं। रिवाइज कर लेते हैं। मैट, मैप, बैग, बैट, नेट, नेस्ट, लाइट, लाइफ, ग्रीनी, ग्रीन, सन, सनी। ओके, सो अब हमारी इस कॉलम की टर्न है। अब इसमें हम देखते हैं क्या ऐड हो सकता है। अब आखिर में जो लफ्ज है वो सेम होना चाहिए। सो हिम, ओके, यहां पे आप एक लफ्ज लगा सकते हैं दैट इज स्लिम, राइट। स्लिम का मतलब स्मार्ट होना, पतला होना। टैब, दैट इज ग्रैब। ग्रैब आप लगा सकते हैं, दैट इज ग्रैब। ग्रैब का मतलब है पकड़ना, जोर मजबूती से किसी चीज को पकड़ लेना। जैसे टीचर, आपने कभी कोई शरारत की होगी तो टीचर ने आपका हाथ जोर से ग्रैब कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा, और फिर आपको प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गई होंगी। ओके, उसके बाद एक वर्ड है टेन। यहां पर आप लफ्ज लगा सकते हैं। तो जी इरहा, आपके पास है कोई वर्ड जो टेन की तरह हो? Then. Oh, that's very nice, Irha. Then, very nice. Next word is pencil. आखिर में IL आना चाहिए प्यारे बच्चों। ओके, एक लफ्ज है that is hill. अब देखें इनके आखिरी दोनों के साउंड सेम है। सिल, पेंसिल, हिल। हिल कहते हैं किसी भी चोटी को, ठीक है, जो थोड़े बहुत छोटे से जो पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ी होती है। ओके, यू कैन यूज अ वर्ड पहाड़ी। पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी। हिल, इंग्लिश को हिल कह देंगे। पेंसिल, हिल। इवनिंग, so we have a word evening, then we can use a word bring. Bring, ing आ रहा है आखिर में, so ing are same. इस तरह से एक और लफ्ज है less. bring का मतलब लेकर आना होता है, less. Okay, Irha, do you have something in your mind? Mess. Yes, that's very nice, Irha. Mess. मेस क्या होता है? ये जो मिलिट्री होती है, जो फौजी होते हैं, जहाँ पर ये खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ खाना मिलता है इन्हें, उसको मेस कहते हैं। सो लेस, मेस। ओके, काफ़ी ज़्यादा लफ्ज हो गए हैं। चलें, अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है लर्निंग टू स्पीक का, ओरल कम्युनिकेशन में। ओके, सो लर्निंग टू स्पीक की तरफ अगर हम जाएं, रीड द गिवन रूटीन ग्रीटिंग्स एंड सोशल कॉर्टेसीज एंड प्रैक्टिस देम। अब डेफिनेटली हमें बहुत सी चीज़ें डेली सीखने को मिलती हैं। ग्रीटिंग्स करते हैं, जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग। ये सब हमने लर्निंग करनी है, डेली लर्निंग करनी है इसकी। एंड सोशल कॉर्टेसीज, सोशल कॉर्टेसीज में जिस तरह आप किसी को कहते हो थैंक यू, तो आगे से वो आपको रिप्लाई कर देता है माई प्लेयर। तो ये सोशल कॉर्टेसीज होती हैं। और थैंक यू के साथ आप वैसे वेलकम भी तो कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास कुछ करेक्टर्स, लिंडा एंड अस्मा। लिंडा सेज हेलो, हाउ आर यू, और अस्मा ने क्या रिप्लाई किया? हाय, आई एम फाइन, थैंक यू। फिर लिंडा ने कहा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रही हो? अस्मा ने कहा आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ। प्रिपेयर यानी कुछ काम कर रही हूँ मैं, फॉर माई एग्जाम्स यानी कुछ लर्निंग कर रही हूँ एग्जाम्स के लिए। लिंडा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मैं आपको
बेस्ट विशेस देती हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। एंड अस्मा सेज थैंक यू वेरी मच। सो दीज आर द रीडिंग स्किल्स और ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको बोलने आने चाहिए डेली लाइफ में, जैसे हेलो, हाय, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आई एम बिजी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। सो दीज आर द वर्ड्स जो आपने बहुत अच्छे से सीखने हैं प्यारे बच्चों। चलें, द स्टोरी इज नॉट ओवर। रीड द गिवन डायलॉग एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डायलॉग्स कर सकते हैं और फिर आप अच्छे से सीख सकते हैं इन लफ्ज़ों को और अपनी डेली ज़िंदगी में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, स्टोरी तो ख़त्म नहीं हुई है, अब हम चलते हैं बी पोर्शन की तरफ जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। चलें जी, यहाँ पर अब कुछ सवाल जवाब आ गए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं और कुछ सवाल जवाब किए आंसर मालूम करने की कोशिश करते हैं। सो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, वेयर वर आसिम एंड कलीम सिटिंग। आसिम और कलीम कहाँ बैठे हुए थे? इरहा, डू यू नो आसिम और कलीम कहाँ बैठे हुए थे? Classroom. यस, दे वर सिटिंग इन अ क्लासरूम। ओके, सो इसका जवाब होगा आसिम एंड कलीम वर। ठीक है, यहाँ पे आप वर को ऐड कर दें, वर सिटिंग इन, ओके, इन द क्लास। ठीक है, सिर्फ क्लास लिख दें बिकॉज क्लासरूम का लफ्ज़ आपके चैप्टर में इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम क्लास ही लिख देते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैड कलरफुल इरेजर्स एंड ब्यूटीफुल पेंसिल्स। किसके पास थी बहुत खूबसूरत कलरफुल इरेजर्स और बहुत खूबसूरत पेंसिल्स? यस, आसिम। यहाँ पर आप लिखते हैं आसिम हैड, यहाँ पर आसिम लिख दें, राइट, आसिम हैड कलरफुल इरेजर्स एंड ब्यूटीफुल पेंसिल्स। चलें जी, अगला सवाल करते हैं। विच थिंग डिड कलीम ब्रिंग होम बाय मिस्टेक। तो क्या चीज जो कलीम था उसने गलती से घर में ले आया था? Beautiful. पेंसिल बॉक्स। यस, द आंसर इज BEA। कलीम brought home by mistake a beautiful, BEAUTIFUL, beautiful pencil box. ओके, दैट्स वेरी नाइस। आपको तो तीनों सवालों के जवाब आते हैं, रहा, दैट्स वेरी नाइस। चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द पिक्चर, रीड द सेंटेंसेस अबाउट इट। चलें ठीक है, हम एक पिक्चर को देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। वैसे आजकल दौर चेंज हो गया है, ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड होते हैं। सो बट फॉरगेट अबाउट इट, हम इसको ब्लैक बोर्ड ही समझते हैं फिलहाल। लुक एट द पिक्चर, हमने देखा देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। ओके, देयर आर मैनी चेयर्स इन द क्लासरूम, और देखें ये टेबल्स हैं, उनके साथ ये चेयर्स भी आपको नज़र आ रही हैं। सो इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है? देयर आर टेबल्स इन द क्लासरूम and there is a teacher's table in the classroom and there is a clock in the classroom and there is a teacher in the classroom. अब I don't know ये टीचर है ये क्या है, लेकिन लग टीचर ही रहा है वैसे। ओके, there are no students in the classroom. तो ये सब चीज़ें आप सेंटेंस पिक्चर को देख के बना सकते हैं। ओके रहा, ओके। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select some common classroom objects from the picture and then write 2 sentences about them in your notebook. तो अब यहाँ पर है कुछ आपने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं इस पिक्चर से और फिर ऑब्जेक्ट्स लेने के बाद आपने उनके ऊपर सेंटेंस बनाने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लैक बोर्ड, और आप ये लिखें कि आई लाइक टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। My class chairs are so comfortable, यानी ये बैठने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप लिख सकते हैं।
इसके अलावा प्यारे बच्चों आप कमेंट करके और भी कुछ बता सकते हैं सेंटेंसेस के बारे में। चलें अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। Bell. Okay, so next question is read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. चलें जी, अब पता लगेगा आपने स्टोरी कितने अच्छे से पढ़ी। आसिम एंड कलीम वर वेटिंग फॉर देयर डैश। किस चीज के लिए आसिम और कलीम इंतजार कर रहे थे? Teacher. यस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको लिखने में भी प्रॉब्लम आता है प्यारे बच्चों, तो टीचर के स्पेलिंग है TEACHER। दैट्स वेरी नाइस। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। आसिम एंड कलीम वर शोइंग ईच अदर देयर डैश कलर पेंसिल्स एंड अदर थिंग्स। हाँ, आसिम और कलीम एक दूसरे को क्या शो कर रहे थे? टॉयज, क्लोथ्स, shoes या erasers? Erasers. Yeah, the answer is erasers. Very nice इरहा, आपको तो स्टोरी याद है, बहुत अच्छी बात है। ओके, लगता है जो लिसनर्स हैं उनको भी स्टोरी याद है। ओके, अभी तो स्टोरी खत्म नहीं हुई, कुछ 2 सेंटेंस और हैं। चलें इनको भी हल कर लेते हैं। इतना कुछ कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। What was in Kaleem's school bag? कलीम के स्कूल बैग में आखिर क्या था? क्रिकेट की किट, स्टोरी बुक, Pencil box. पेंसिल बॉक्स। वेरी नाइस इरहा, आपको तो इसका भी जवाब आता है। दैट्स वेरी नाइस। सो पेंसिल बॉक्स जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। दैट्स वेरी नाइस। और लगता है बच्चों को भी सब पता लग गया इरहा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ स्टोरी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस पूरी बुक की प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, जिससे आपके लिए पढ़ना और आसान हो जाएगा। चलें जी, अब तो चलते हैं आखिरी सेंटेंस की तरफ। द स्टोरी इज अबाउट डैश। ये स्टोरी किस चीज के बारे में है? काइंडनेस, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, पेशेंस। सब्र कहते हैं पेशेंस को, फॉरगिवनेस कहते हैं माफ कर देने को, काइंडनेस कहते हैं रहमदिली को, ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को। चलें अब आप बताएं किसके बारे में है ये स्टोरी? Honesty. यस इरहा, वेरी नाइस, ऑनेस्टी के बारे में थी ये स्टोरी। चले हमने तो स्टोरी को कर लिया मास्टर, बट द स्टोरी इज अगेन नॉट ओवर। अब हम चलेंगे लैंग्वेज फोकस की तरफ, जहाँ पे हम वोकैबुलरी बिल्डिंग करेंगे, लर्निंग टू स्पेल करेंगे और कुछ ग्रामर भी करेंगे। चलें जी, अब इस हिस्से को भी हल कर लेते हैं जी। तो बच्चों चलते हैं अब सी पार्ट की तरफ, लैंग्वेज फोकस की तरफ, वोकैबुलरी बिल्डिंग की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डिंग क्या होती है कि जिसमें आप सीखते हैं कि आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आ जाए, आपके पास बहुत ज़्यादा लफ्ज़ आपको पता हों। सो चलें स्टडी करते हैं। रीड द गिवन वर्ड विद द मीनिंग्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि रीड करना है इन लफ्ज़ों को और उनके मीनिंग्स भी फिर आपने बाद में याद करने हैं। टीचर आपको ये वाला पार्ट दे सकता है, वो पूछ सकता है आपसे बताओ इनके क्या मीनिंग्स हैं, तो लिहाजा आप फिर ये वाले अल्फाज लिखकर इनका मीनिंग एक्सप्लेन करोगे। तो पहला लफ्ज़ है यहाँ पे टुगेदर। क्या वर्ड है? Together. इसका मीनिंग है विद वन अनदर, यानी With one another. एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जब आप बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लोग टुगेदर हैं, इकट्ठे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी तरह की भी सेंसेशन आप ले सकते हैं। चीज़ें अगर आपके पास पड़ी हुई हैं, कपड़े हैं, तो आपने उनको क्या किया है, उनको भी टुगेदर कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। उर्दू में इसका मीनिंग होगा इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा करना। टुगेदर का मतलब क्या होगा? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। वेरी गुड इरहा, आपको इसका मीनिंग आ गया है। चलें आगे चलते हैं। विदाउट परमिशन, इजाज़त के बगैर। तो अगर आप कोई चीज़ करते हैं, जैसे आपने क्लास में से बाहर चले गए और टीचर से पूछा नहीं, तो आप कह सकते हैं कि आप परमिशन के बगैर गए, विदाउट परमिशन गए, यानी कि आस्किंग का मतलब है पूछना, यानी पूछे बगैर।
तो यहाँ पे क्या लफ्ज आएगा? इजाजत, ठीक है, विदाउट के बगैर, विदाउट आस्किंग, पूछे बगैर, ठीक है, क्या लफ्ज आएगा? पूछे बगैर, पूछे बगैर, ठीक है, बगैर का मतलब जो है वो विदाउट है, और आस्किंग पूछे, पूछे बगैर, आस्किंग का मतलब है पूछना। अगर आप पूछे बगैर कहीं भी कोई चीज़ कर लेते हैं तो आप परमिशन के खिलाफ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विदाउट परमिशन। तो अमूमन क्लास में, घर में, अगर आपने घर से भी बाहर जाना होता है प्यारे बच्चों, तो आपने क्या करना होता है? वालिदैन की परमिशन लेनी होती है कि भाई हम बाहर चले जाएं, क्योंकि अभी आप इतने समझदार नहीं होते अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें करें, सो दैट्स वाई आपको परमिशन चाहिए होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, आईडी कार्ड बन जाता है, तो फिर आप इतने समझदार हो जाते हैं कि फिर आपको परमिशंस की ज़रूरत कम रह जाती है। उसके बाद एक और बड़ा प्यारा लफ्ज़ है जो कि एक स्टोरी का नाम भी है, दैट इज़ बी ऑनेस्ट। उसी से लफ्ज़ है ऑनेस्टी। क्या लफ्ज़ है ये रहा? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, दैट्स वेरी नाइस। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, इसको आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पर क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल ले रहे हैं, यानी कि एक ऐसा मयार ले रहे हैं जिसमें आप सच्चे हैं। जिस तरह के आपको याद होगा कलीम और आसिम, ये दोनों करैक्टर्स थे स्टोरी के अंदर, और किसी तरीके से कलीम के बैग में जो था वो उसके कलर पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स आ गया, तो उसमें क्या आपने सीखा कि उसने फिर कलीम ने वापस आसिम को जाकर वो दिया, उसने अपनी ऑनेस्टी का मुजाहिरा किया, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं मिस्टेक। एक और जो लफ्ज़ है इसके आगे, मिस्टेक। हम डेली बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, हमें बड़े बता देते हैं कि भाई ये आपने गलतियां नहीं करनी, लेकिन फिर भी हम वो गलतियां करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड मिस्टेक, गलती। लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लिखना आना आएगा तो फिर आपकी वोकैबुलरी बनेगी। हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है इंग्लिश के साथ साथ, तो हमें उर्दू को भी सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको उर्दू यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आपकी उर्दू की भी वोकैबुलरी बन जाए। वोकैबुलरी कहते हैं लफ्ज़ों के ज़ख़ीरे को। आपके पास बहुत से लफ्ज़ आ जाएं उर्दू के भी और इंग्लिश के भी। इस तरह क्या होगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। अच्छे स्टूडेंट से मुराद है कि फिर लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आपने जब कभी स्पीच करनी होती है, किसी को कुछ बताना होता है, तो लफ्ज़ होंगे तो आप बताएंगे ना। अगर आपके पास लफ्ज़ ही नहीं तो फिर आप करेंगे मैं, इस तरह की फिर मतलब ब्रेक्स लगती हैं। तो वोकैबुलरी की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो मिस्टेक का क्या मतलब होता है? समथिंग यू डू रॉन्ग विदाउट नोइंग। मिस्टेक्स ऐसी भी होती हैं जो कि आप जानबूझ के करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि जो आपसे हो जाती हैं, आप करना नहीं चाहते। तो आप कमेंट में मुझे बताओ आपने कोई ऐसी गलती जानबूझ के ना की हो और आपसे हो गई हो, ताकि फिर लोगों से आपकी ये बात शेयर हो जाए। चलें, अब ये तो हो गया क्वेश्चन क्लोज, जिसमें हमने बहुत से लफ्ज़ पढ़ लिए, जिनमें टुगेदर, विदाउट परमिशन, ऑनेस्टी और मिस्टेक जैसे लफ्ज़ पढ़े, उनके मीनिंग भी सीखे, ठीक है। आई होप अगर आपको थोड़ा सा कहीं पर डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लें, इससे आपको दोबारा पता लग जाएगा इन लफ्ज़ों के क्या मीनिंग है, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। सर्कल द क्लासरूम आइटम्स ओनली। अब इसको ज़रा गौर से देखो इन तस्वीरों को, और इरहा मुझे बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें क्लासरूम में होती हैं। सबसे पहले ये क्या है? हट है। हट, क्या आपको लगता है हट क्लासरूम में होता है? नो, नहीं होता। इसके अलावा ये क्या चीज़ है? इरेजर, या इरेजर, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर इन क्लासरूम। तो लिहाजा इसको आप टिक लगाएंगे क्योंकि ये क्लासरूम में होता है, ठीक है। और सर्कल का कह रहे हैं, चलें पेंसिल से करते हैं सर्कल। उसके बाद प्यारे बच्चों ये देखो, ये किताब सी नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये क्लासरूम में होती है? यस। हाँ, सो इसको भी सर्कल करेंगे हम, ठीक है, इसको भी सर्कल करेंगे। ये इरेजर था। और ये क्या चीज़ है? दैट इज़ ब्लॉक। और मेरा ख्याल है ये भी ब्लॉक्स, ABCD के ब्लॉक्स क्लास में होते हैं, तो इसको भी हम टिक लगाएंगे। क्लास में अमूमन ये होते हैं, साइड बॉक्स में पड़े होते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में होते हैं, क्लासों में होते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों और क्लासों में नहीं होते हैं। स्कूलों लफ्ज़ नहीं होता, स्कूल्स वर्ड होता है, राइट। अमूमन हम ये गलती करते हैं, क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। देखो मैंने जान की नहीं की ना मिस्टेक, स्कूलों बोला, लेकिन देखें मुझसे हो गई। तो इस तरह आप भी बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं, अगर आपको पता लग जाए फिर वो आप नहीं करते। चले, ये क्या है? रॉप है, रस्सी है। क्या ये होती है क्लासरूम में? No. नहीं, ये नहीं होती है। सो इस पे क्रॉस लगाएंगे, हट नहीं होता है, रस्सी रॉप नहीं होती है। इसके अलावा ये आपको एक टाइमर नज़र आ रहा है, आई थिंक सो, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच। क्या है ये? स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच। ये भी क्लास में नहीं होती है, अमूमन लैब्स में होती है लेकिन क्लास में नहीं होती है।
ये क्या है? ये ओपन बुक है, ठीक है। जिस तरह ये बुक थी, नोटबुक थी, वट ये भी क्लास में होती है, सर्कल करेंगे इसको भी। और ये है एक्स, ये एक्स ई एक्स, क्या ये क्लास में होती है? नो। नहीं होती। इसको उर्दू में क्या कहते हैं वैसे? कुल्हाड़ी। हाँ, वेरी नाइस इरहा, दैट्स वेरी नाइस इरहा, आपने बिल्कुल सही बताया। इसको कुल्हाड़ी कहते हैं। ये किस काम आती है? ये दरख्त काटने के काम आती है। हाँ, दरख्त काट लिए, लकड़ियाँ उनको चीरने फाड़ने के काम आती हैं, बड़ी ज़ोर से मारते हैं एक्स, आपने देखी होगी बच्चों। चलें जी, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था वैसे, राइट। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वोकैबुलरी पार्ट का तीसरा सवाल है, थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन हम इनको बड़े बोरिंग तरीके से करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट बेचारा अकेले ही कर रहा होता है, उसकी कोई हेल्प भी नहीं करता, कोई इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं करता। लेकिन ये है कि पढ़ाई मज़े की होती है, तो आपको अच्छे टीचर्स मिलने चाहिए। बड़ा आप जीएस एकेडमी के साथ रह सकते हैं, वीडियोज़ के साथ, और बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इन सब चीज़ों की। चलें जी, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थिंक अबाउट एंड राइट 3 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लासरूम एंड होम। यानी सोचो एंड राइट 3 ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द क्लासरूम एंड होम। अब 3 चीज़ें आपने सोचनी जो आपके क्लासरूम में होती हैं, और 3 चीज़ें आपने सोचनी है जो आपके घर में होती हैं, ठीक है। हमने इन कॉलम्स में लिखना है 3 चीज़ों को, एंड राइट देम इन अ करेक्ट बॉक्सेस। और इधर ही लिखनी है, ये नहीं होगा यहाँ की वहाँ लिख दें, वहाँ की यहाँ लिख दें। सो डोंट डू दीज स्टूपिड थिंग्स। आपको ये स्टूपिड थिंग्स नहीं करनी चाहिए, गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। सो क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स अभी हम ऊपर से ही फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। चलो इरहा आप बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? बुक। शुरू से लेते हैं ना, सिमेट्री को ले लेते हैं, ठीक है। इरेजर्स, क्लास में क्या मिलेंगे आपको? चले हम पेन चेंज कर लेते हैं। इरेजर्स, इरेजर्स, ये स्पेलिंग होती है इरेजर्स के। और इसके अलावा जो फर्स्ट था, ये भी घर में तो नहीं होता है वैसे। और बुक भी होती है क्लास में कि नहीं होती है? बुक्स भी होती हैं और नोटबुक्स भी क्लास में होती हैं, सो बुक्स लिख सकते हैं। उसके अलावा ये एक प्लेइंग बॉक्स होता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और इसके अलावा ये रॉप, रॉप घर में होती है। यहाँ क्या ख्याल है? रॉप, रॉप जो है वो कहाँ होती है? घर में होती है, क्योंकि आपको पता है कि घर में रस्सी कपड़े बांधने के काम आती है, डिफरेंट चीज़ों को बांधने के काम आती है। तो रोप आपको अमूमन घर में मिलेगी। और कुल्हाड़ी भी घर में मिल सकती है, क्योंकि ये से टूल होता है वैसे ये, लेकिन आपको घर में ये मिल सकता है, क्योंकि आपने कभी लकड़ी काटनी हो, घर में लकड़ी जलानी हो, तो फिर आपके घर में ये टूल होना चाहिए। एक टूल है, ठीक है। और इसके अलावा स्टॉप वॉच भी घर में होती है, कभी आपने कोई काम करना हो, टाइमर लगा के करना हो। वैसे मोबाइल फ़ोन्स में आजकल स्टॉप वॉचेस ऑलरेडी होती हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है ख़ास गैजेट की, लेकिन ये भी हो सकती है घर में। और हट तो नहीं होता घर में, अमूमन ख़रीद के लाना पड़ता है। जब हम कैंपिंग के लिए पहाड़ों पे जाते हैं ना, तब हमें हट की ज़रूरत होती है। ये बैगर्स वगैरह होते हैं, अब देखो खुली जगह पे ये अमूमन हट लगाते हैं। तो घर में और क्या होता है, चलें हीरा आप बताएं। यहाँ से हम और कुछ चीज़ नहीं ले रहे, ठीक है। घर में क्या होता है और? क्लॉथ। यस, वेरी नाइस रहा, कमाल का आपने सेंटेंस बोला। क्लोथ्स, ये तो घर में ही होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है घर में? और क्या होता है घर में रहा? आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड, गुड रहा। इस्त्री करने वाला एक स्टैंड घर में ही होता है, वो स्कूल में तो नहीं होता, क्योंकि स्कूल में कभी भी आप कपड़े इस्त्री नहीं करते हो, ठीक है। सो आयरन स्टैंड की ये स्पेलिंग है। उसके बाद स्कूल में भी एक चीज़ बताओ जो और होती है। कैन आई राइट ब्लैक बोर्ड ओवर हियर? व्हाइट बोर्ड। दुनिया आगे बढ़ गई है ना, आज ब्लैक बोर्ड्स की जगह वाइट बोर्ड्स आ गए। चले हम यही लिख देते हैं, वाइट बोर्ड्स, ठीक है। वाइट बोर्ड जो हैं ये कहाँ पर होते हैं? स्कूल की क्लास में आपको मिलेंगे। चलें जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, अब तो हम आगे हैं एक और पोर्शन की तरफ, वोकैबुलरी लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं ना। हमारा ये टॉपिक लैंग्वेज फोकसिंग था, तो हम वोकैबुलरी का हिस्सा तो हमने कर लिया, बहुत से लफ्ज़ भी सीखे, लिखे भी, और मुख्तलिफ लफ्ज़ों को हमने देखा भी। अब हम चलते हैं लर्निंग टू स्पेल, आखिर स्पेलिंग कैसे करते हैं। रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स।
अब देखो इसमें ये जो बॉक्स है ना, मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। वो ये है कि इसमें टोटल डब्बे से दिए हुए हैं, दीज आर दी बॉक्सेस, और आपने गैस करना है कि कौन से स्पेलिंग्स जो हैं वो कौन से बॉक्स में आ जाते हैं। दरअसल ये बताना ये चाह रहे हैं इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि आपको स्पेलिंग्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए, नंबर्स पता होनी चाहिए। जैसा ये स्पेलिंग है 6 लिखा हुआ है, आपको पता है इसमें 3 लेटर्स आ रहे हैं। ये यहाँ पे आएगा। हाँ, तो आप उसी जगह पे इसको यहाँ पे भी तो आ सकता था ना, लेकिन चूंकि तीनों एक ही साइज के हैं सो हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वी गोना राइट 6 ओवर हियर, 6। ठीक है, ओके। उसके बाद अब देखो वी हैव वर्ड येलो। तो येलो को आप यहाँ पे आएगा। हाँ, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सूट कर रही है ना जगह इसको लिखने के लिए। आपको स्पेलिंग अगर याद होंगे तो फिर आप गलती कम करते हो चीज़ों में, आपके स्पेलिंग अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद हेल्प वर्ड है, हेल्प। हेल्प को जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज यहीं पर ये सूट कर रहा है क्योंकि ये 4 लेटर्स वाला वर्ड है। उसके बाद लेट लफ्ज़ आ रहा है, तो लेट को हम LET लेट यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद एक और लफ्ज़ आ रहा है दैट इज़ नोन एज गोइंग। गोइंग का मतलब जाना होता है, कहीं पे भी आप जा रहे होते हैं ना तो आप कहते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस तरह 6, येलो, हेल्प। हेल्प का क्या मतलब होता है? हेल्प, मदद करना। हाँ, किसी की भी मदद करना। लेट का मतलब कभी नहीं सुना होगा आपने। लेट का मतलब होता है करना। लेट डू दिस थिंग, चलो हम इस चीज को करते हैं। लेट्स डू अ होमवर्क, चले हम होमवर्क करते हैं। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो, चलो हम इस वीडियो को देखते हैं। तो चलो कुछ करने को लेट कहते हैं। तो अगर आपको लेट करना हो, सपोज के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। वैसे बड़ा अच्छा लफ्ज़ है ये। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्पेलिंग्स में अपने दिमाग को हिलाना है और चेक करना है कि स्पेलिंग्स क्या लगेंगी। पहला लफ्ज़ तो कुछ देखा दिखाया सा लग रहा है, इरेजर। हाँ, तो यहाँ क्या लगेगा? एस। एस तो नहीं लगेगा, यहाँ तो एस लगा हुआ है ना। यहाँ पर स्पेलिंग सुनाओ इरेजर के। ERAS। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। ये रहा, आप भूल रही थी, आपने एस बोल दिया। देखा ना, स्पेलिंग मिस्टेक हुई ना। दैट मेक्स एन आइडिया कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे। और व्यूवर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हो सकता है कि जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं कुछ बच्चे, वो भी गलती ये कर सकते हैं कि स्पेलिंग की गलती उनसे हो जाती होगी, तो नहीं करनी है। अभी हमने ये लफ्ज़ पढ़ा था, क्या नाम? या, तो यहाँ पर क्या आएगा? मिस्टेक। ए। यस, यहाँ पे ए आएगा। ओके, ये क्या वर्ड है? स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या वर्ड है? स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या आएगा? ओ आएगा यहाँ पे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे स्पेलिंग्स को गैस करना, और यही सिखाना चाह रहे हैं वो आपको कि स्पेलिंग्स आपको आने चाहिए जनाब। अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। स्टेशनरी, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना उसको स्टेशनरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रेज। प्रेज। PRAISE, प्रेज। किसी को खुशामद करना, किसी को अच्छा समझना प्रेज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि उसके जब आपको याद होगा कलीम और आसिम की स्टोरी में जब उसने उसको ज्योमेट्री बॉक्स का वापस दिया था तो वो उसको प्रेज कर रहा था, वो उससे खुश हो रहा था कि वाह तुमने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स वापस कर दिया, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ओके, आगे चलते हैं। ये तो लफ्ज़ बड़ा देखा दिखाया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ई आएगा। देखा, मुश्किल लग रहा है ना आपको ये करते हुए, बच्चों को भी लगता है। आपने अब इसको ज़रा प्रैक्टिस अच्छा करना है। अब ये क्या लफ्ज़ है? ये कभी आपने सुना नहीं होगा। दैट इज़ अ रियलाइज। रियलाइज का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जान लेना, चीज़ों को समझ जाना। दैट इज़ कॉल्ड रियलाइज। तो रियलाइज अ वेरी नाइस वर्ड। और आपने यहाँ पे भी देखो बहुत से लफ्ज़ सीखे, तो लैंग्वेज फोकस की ना हमने। यहाँ पे भी हमें लैंग्वेज का पता लगा। कौन कौन से लफ्ज़ सीखे? स्टेशनरी, मिस्टेक, सॉरी, इरेजर्स, मिस्टेक, स्टेशनरी, प्रेज, ऑनेस्टी, रियलाइज। तो ये लफ्ज़ प्यारे बच्चों हमने सीख लिए। चलें जी, स्टोरी तो ख़त्म नहीं हुई है जनाब। लैंग्वेज फोकस में ग्रामर का हिस्सा भी आता है। चलें ग्रामर का हिस्सा करते हैं। ग्रामर तो मेरी फेवरेट है। चलें जी, पहला है जी मस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, मस्कुलिन फेमिनिन में जो मेल होते हैं उसको हम मस्कुलिन में काउंट करते हैं और फेमिनिन में फीमेल्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल देखते हैं मस्कुलिन फेमिनिन का। ब्रदर, सिस्टर, उसका फेमिनिन सिस्टर होगा। फिर अंकल,
आंट उसका फेमिनिन होगा, फादर मदर, मदर, प्रिंस प्रिंसेस, प्रिंसेस, शहजादा शहजादी। ओके, ये तो आसान ही था वैसे। ओके, इसमें एक और चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं इसको रीड करो। A noun that refers to a male is masculine, e.g. father. A noun that refers to a female is feminine, e.g. mother. यानी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। ओके, द स्टोरी इज नॉट ओवर। अब तो यहाँ पे जनाब आपने मस्कुलिन और फेमिनिन वाली जगह पे तो लेटर्स को लिखना है, यहाँ पे लफ्ज़ों को लिखना है, वर्ड्स को लिखना है। सो यही वो कह रहे हैं। नेफ्यू मेल है कि फीमेल है? नेफ्यू मेल, कज़न को कहते हैं वैसे। कज़न तो मेल भी होती है फीमेल भी होती है ना। ग्रैंडफादर किस मेल हो गया? मैस्कुलिन, हाँ, मस्क्यूलिन, राइट, मस्क्यूलिन वर्ड है, मैस्क्यूलिन नहीं है, मस्क्यूलिन। ग्रैंडफादर को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सो ग्रैंड छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, जगह थोड़ी है। ग्रैंडफादर। उसके बाद डॉटर है। डॉटर आपको पता है एक फीमेल होती है। फेमिनिन में लिखेंगे इसको, चलें लिख देते हैं डॉटर, DAUGHTER। सर मैस्कुलिन, या मस्क्यूलिन, मुश्किल लफ्ज़ है वैसे, मस्क्यूलिन, सर, ठीक है जी, सर यहाँ लिख देते हैं। ओके, मैन, और उसके बाद हमारे पास है जी वुमन। वुमन तो फीमेल ही होती है, सो हम यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं, वुमन, WOMAN, वुमन। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर पढ़ा था ना, इसका फेमिनिन होगा ना ग्रैंड मदर, यहाँ लिखेंगे ग्रैंड मदर। ओके, दैट्स वेरी नाइस यार। हाँ, उसके बाद ये है सन। तो मेरे ख्याल में अगर डॉटर बेटी को कहते हैं तो सन बेटे को कहते हैं, सो हम सन मस्कुलिन में लिखेंगे, सन। उसके बाद मैडम है, ठीक है, और उसके बाद नीस है। अच्छा इरहा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो नीस है और नेफ्यू है, ये मेल कज़न होता है, उसको नेफ्यू कहते हैं, ठीक है। मेल जो आपका कज़न होगा, चाचे मामे ताए का बेटा, वट एवर यू वांट टू से, तो वो नेफ्यू होगा प्यारे बच्चों। जबकि जो नीस है वो फीमेल कज़न होगी आपकी, ठीक है। ओके, सो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सन के साथ डॉटर भी हो गया ना। ओके, अब रह क्या गया जनाब? मैन। मैन के साथ क्या लगेगा? वूमैन, है ना। ये मैन है और ये वुमन है, और सर के साथ क्या लग जाएगा? मैडम लग जाएगा, जो आखिर में रह गया, ये रह गया, ये रहा। सो मैडम, मुश्किल काम था ना ये करना, मेल और फीमेल को पहचानना। तो आप ऐसा करो, पहले सारे मस्कुलिन लिख लो, बाद में फेमिनिन लिख लेना, लेकिन थोड़ा अक्लमंदी से काम करना था आपने। एंड आई होप कि आप कर लिया होगा, मुझे आपकी अकल पे काफ़ी यकीन है कि आप कर लोगे। चलें, स्टोरी तो ख़त्म नहीं हुई है जनाब, अभी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, अगली बात करते हैं। ओके, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? देखो, हम इस वक्त कर रहे हैं लैंग्वेज फोकस कर रहे हैं, अब प्रोनाउंस के ऊपर आ गए हैं, ये भी ग्रामर का एक हिस्सा होता है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, हम देखते हैं प्रोनाउंस के बारे में। द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अगर आप नाउन्स की जगह कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, से हम प्रोनाउंस कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर प्रोनाउंस। तो आपने इन प्रोनाउंस को याद रखना है। बैन इज इन क्लास 2। बैन एक लड़का है जो कि कौन सी क्लास में है? 2 क्लास में है। तो बैन एक नाम है, अब नाम नहीं हम लिखेंगे आगे, उसकी जगह क्या लफ्ज यूज कर लेंगे? ही। तो हमने नाउन की जगह क्या यूज कर लिया? प्रोनाउन। बैन नहीं यूज किया ना, हम कहेंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, है ना। नाउन की जगह क्या यूज होगा? प्रोनाउन। ये नाउन था और ये क्या है? प्रोनाउन। सो द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा लफ्ज जो किसकी जगह यूज हो? नाउन की जगह, उसे क्या बोल देंगे? प्रोनाउन। सो बैन एंड आसिम आर फ्रेंड्स। अच्छा, ये आज हमें पता लगता है, हमें तो आसिम एंड कलीम फ्रेंड्स हैं, लेकिन आज पता लगा बैन भी आसिम का फ्रेंड है। सो दे, अब देखो बैन एंड आसिम ये 2 हो गए ना, अब उनकी जगह हम ही नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा हो गए ना। सो दे का लफ्ज इस्तेमाल होगा, राइट। क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? दे। सो बैन एंड आसिम आर फ्रेंड्स, सो दे आर क्लासमेट। ये दोनों क्या हैं? क्लासमेट हैं। ओके, एक और देखते हैं। माई मदर इज अ डॉक्टर।
अब देखिए माय मदर एक क्या है आपके लिए नाउन होगा यहाँ पे, और वो डॉक्टर भी हैं ये बताया जा रहा है। सो माय मदर की जगह हम क्या यूज कर पाएंगे, लव शी। तो ये नाउन हो गया, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, शी, वो क्या हो गया, प्रोनाउन। सो शी हेल्प्स मी इन माय स्टडीज। जैसे आपके फादर भी एक टीचर हैं जो आपको स्टडीज में हेल्प करते हैं, राइट। तो डॉक्टर मदर भी हों, वो भी तो बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सकती है ना। वैसे ना टीका भी लगा देंगी वो तो ये दवाई भी देंगी, उनको बीमार नहीं होने देंगी। अच्छा जी, स्टोरी तो खत्म नहीं हुई, अब हम चलेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है री राइट द पैराग्राफ। ओके, अब पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको दोबारा लिखेंगे हम। Rewrite the paragraph changing the color nouns into pronouns in your notebook. अब हमने nouns को क्या चेंज कर देना है, pronouns. Asim has a new eraser. Asim आ गया ना. The eraser is colorful. Asim likes the eraser. अब आसिम की जगह हम ही का लफ्ज इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि बार बार आसिम आसिम थोड़ी करेंगे हम। क्या ख्याल है? So Asim has a new eraser. The eraser is colorful. Asim likes the eraser. तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, Asim he likes the eraser. Asim keeps the eraser in the pencil box. He keeps the eraser in the pencil box. Asim and Kaleem are friends. अब देखो दो लफ्ज आ गए ना, दो सॉरी नाउन्स आ गए। यहाँ पर जब दो नाउन्स आए थे तो आपको याद है हमने दे का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी आसिम एंड कलीम आ गए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दे आर फ्रेंड्स। आसिम एंड कलीम सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे, आसिम एंड कलीम की जगह सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। मिस आमना इज देयर क्लास टीचर, यानी मिस आमना जो है वो उनकी क्लास टीचर, ये बताया जा रहा है। मिस आमना इज अ नाइस टीचर, मिस आमना एक अच्छी टीचर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मिस आमना इज देयर क्लास टीचर शी। मिस आमना की जगह शी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अब शी, जिस तरह हमने यहाँ किया था ना माय मदर की जगह शी का लफ्ज इस्तेमाल, यहाँ पे हम शी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सो शी इज अ नाइस टीचर। एक दफ़ा तो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं पैराग्राफ में किसी नाउन को, लेकिन आगे जाके दोबारा उसी नाउन को आपने प्रोनाउन में चेंज कर देना होता है। देखो जब आसिम का पहली दफ़ा लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो हमने बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में। अब आसिम जहाँ पर आया हमने ही लिख दिया, आसिम फिर आया हमने ही लिख दिया, और बाद में देखो आसिम और कलीम आ गए, अब दो अफराद आ गए तो हमने फिर अब ही तो नहीं लिख सकेंगे, दे लिख दिया इनकी जगह पर हमने। फिर आसिम एंड कलीम सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, हमने लिख दिया दे सिट इन टुगेदर इन द क्लासरूम। और फिर मिस आमना का जब लफ्ज आया, एक नाउन आया, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, शी इज़ अ नाइस टीचर। हमने मिस आमना को दोबारा नहीं लिखना। सो आई होप ये आप पैराग्राफ कल मुझे करके दिखाएंगे। और बच्चों आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बेशक ये पैराग्राफ अभी लिख कर दिखाएं। अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, आपने खुद जुबानी करना है, ठीक है। और चीटिंग ना कीजिएगा, वीडियो रिवाइज करके दोबारा ना सुनिएगा, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स एक हमारा टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों ये देखें, अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में होता है कि आप ए आ का और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना होता है, ये आपने सीखना आज की क्लास में कि आपने आ का इस्तेमाल कहाँ करना है और एन का इस्तेमाल कहाँ करना है। सो देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं पहले और जानते हैं। अब देखें, प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक इनडेफिनिट आर्टिकल्स एन, आ और एन। जो प्लूरल होते हैं उनमें आ और एन नहीं लगा सकते, इसको हम जज करते हैं। देखें, अब देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल। सो देयर इज आ है ना हमारे पास, देयर इज आ ग्लास, देयर आर ग्लासेस ऑन द टेबल। ये इसका सही तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में। जिस चलिए एक और देखते हैं। आई सॉ एन एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट। हमने एयरपोर्ट पे किसको देखा, एरोप्लेन को देखा। आई सॉ एरोप्लेन्स, है ना। जब देखें आप प्लूरल लिख देते हैं ना, देखें जिसमें लेट्स से देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल, जब आपने प्लूरल इसका लिखना है यानी ग्लासेस लिखना है, तो आपने ये नहीं लिखना देयर इज आर ग्लासेस ऑन द टेबल, ये गलत हो जाएगा। आपने कहना है देयर आर ग्लासेस ऑन द टेबल, यानी जो आ है आ, इसको भगा देना आपने, उड़ा देना इसको आपने, ठीक है ना। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी देखें आप, आई सॉ एन एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट। तो जब आपके पास
एन एरोप्लेन का लफ्ज आया, लेकिन आपने जब इसको प्लूरल किया, प्लूरल का मतलब पता है ना क्या होता है? जमा करना। एरोप्लेन एक होता है, एरोप्लेन्स बहुत से, जहाज को कह सकते हैं आप। तो आपने देखें क्या किया, आई सॉ एन एरोप्लेन, आप लिख दिया आई सॉ एरोप्लेन्स एट द एयरपोर्ट। आपने साथ ही एन को उड़ा दिया, यहाँ से उड़ गया कहीं, बस डेथ हो गई इसकी। उसके बाद एक और तीसरा सेंटेंस है, क्लीम इज प्लेइंग विद अ टॉय कार, विद आ टॉय कार। आ टॉय आ गया ना यहाँ पे भी। अब आ को क्या करना है, मैंने उड़ाना है यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, क्लीम इज प्लेइंग विद टॉयज। ये देखो इधर देखो, क्लीम इज प्लेइंग विद आ टॉय कार। अब लिखना है क्लीम इज प्लेइंग विद, आ की जगह टॉयज लिख देना है। तो अब टॉयज कार भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। ये फुल स्टॉप लगा दिया। ये देखें, आ तो उड़ा दिया ना आपने यहाँ से, आई को उड़ाना था, ये हमारा मिशन था, मिशन करना था ना, इसको भगाना था हमने यहाँ से, भगा दिया। चल भाग जाए यहाँ से भाई, ओए आ टॉय, भाग गया। ये देखो यहाँ से एन एरोप्लेन था, हमने कहा एन भाई भाग जाए यहाँ से, एरोप्लेन हो गए तो भाग गया यहाँ से एन। आ ग्लास, हमने क्या किया, देयर आर, इज की जगह आर लग गया। ये एक एडिशनल चीज़ लगी है, क्योंकि जब ज़्यादा सारी चीज़ें हो जाए तो फिर इज नहीं लगता, आर लगता है। तो ये भी एक, चलें मैंने आपको बात बता दी। उसके बाद आसिम हैज़ आ स्टोरी बुक। आपने क्या लिखना है, आसिम हैज़ स्टोरी बुक। आग उड़ा दिया आपने, भाग जा भाई यहाँ से। दिस इज कॉल्ड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कि आपने जब ये भी ठीक है सेंटेंस, लेकिन जब आप प्लूरल लगा देते हैं तो फिर उसमें गलती मुंह में बचे करते हैं कि जब मतलब प्लूरल का लफ्ज़ हो तो उसके आगे आ लगाया होता है, तो वो नहीं करना आपने। प्लूरल के साथ आ और एन नहीं लगेगा। वो आपको इस टॉपिक में ये बताना चाह रहे थे, एंड आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इट्स क्वाइट अर्ली टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक्स, लेकिन आई होप कि आप समझ जाओगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना है, कोशिश करते रहना है। जितनी आप कोशिश करते रहोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ था पूरी हमारी एक्सरसाइज में, लेकिन ये है कि होप सो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलें जी, अब अगला हमारे पास एक और पॉइंट है, छठा पॉइंट है, इसको भी देखते हैं क्या लिख रहे हैं। पुट आर्टिकल्स ए और एन वेयर नीडेड एंड रीराइट द सेंटेंस। और रीराइट भी करना है इसको जनाब, हमने बड़ा मुश्किल काम दे रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं ओखा, ओखा काम दे रहे हैं। चलें करते हैं। आई हैव अम्ब्रेला, राइट, क्या वर्ड है, आई हैव अम्ब्रेला। आई हैव अम्ब्रेला। तो क्या करेंगे इसको हम, चलें प्यारे बच्चों, ये जो मैं टॉपिक आपको करवाने लगा हूँ ना, इसको करवाने से पहले एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। देखें, वोवल्स का शायद आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं। जब भी ये लफ्ज़ में शुरू में आ जाते हैं तो फिर एन लगना होता है, एन। जैसे मैं आपको ऊपर वाले टॉपिक से थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ। जब देखें यहाँ पे आपको एरोप्लेन लफ्ज़ आया ना, तो आपको, आप पहले एन देख रहे हो। ये भी तो हो सकता था आई सॉ आ एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट, लेकिन आपने एन क्यों लगाया, क्योंकि उस लफ्ज़ के शुरू में क्या आया था, ए, सो दैट्स वाई एन लगाना पड़ा हमें। देखो अब यहाँ पे पी आया तो हमने, टॉय आया तो टी था ना, वोवल नहीं है टी, तो हमने ए लगा दिया। अब एस भी वोवल नहीं है तो हमने ए लगा दिया, जी भी वोवल नहीं है तो हमने ए लगा दिया। लेकिन जो वोवल आएगा हमने एन लगाना है, ए नहीं लगाना। तो इसका अगर लेट्स से दैट कि हम इसमें पुट करेंगे इस आर्टिकल में, ये छोटा सा हमारे पास सेंटेंस है, इसमें अगर हम पुट करेंगे आ या एन, तो अब अम्ब्रेला वोवल है, उसका मतलब जो वर्ड है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यू से हो रहा है, तो यू तो वोवल है ना। सो दैट मेक्स एन आइडिया। आप लिखेंगे आई हैव एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। वेरी नाइस बेटा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, और दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट, वेयर नीडेड एंड री राइट द सेंटेंस। देखो यहाँ पे तो ज़रूरत थी, हमने इसको री राइट कर दिया सेंटेंस को। आगे चलते हैं। वी हैव स्टोरी बुक, तो वी हैव आ स्टोरी बुक होगा। ठीक है, क्या होगा, वी हैव अ स्टोरी बुक, वी हैव अ स्टोरी बुक। ओके, सो हमने इसको भी री राइट करके क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो बच्चों देखो, अब ये भी एक हमारे पास सेंटेंस है, दैट इज आमना इज ईटिंग ऑरेंज। ए ई आई ओ यू, क्या थे वो बोल, ए ई आई ओ यू, मेरा ख्याल है ओ है इसमें,
E-I-O-U. So Amna is eating an orange. चलें जी, आप तो ज़बरदस्त उस्ताद बन गए जी। आप तो माशाल्लाह जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी 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 इंटेलिजेंट। आधे घंटे का लेक्चर हो गया प्यारे बच्चों, देख लो तुमने कितना पढ़ लिया आज। चलो अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम थोड़े से थक जाते हो तो अगले दिन आगे पढ़ लो हमारे से। ये नहीं कि आप आज ही सारा पढ़ेंगे, हाफ एन आवर पढ़ लिया करो डेली, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने फेडअप नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो पे कल फिर आ जाना। और यूट्यूब तो आपको बहुत हेल्प करता है पुरानी वीडियोस पर घूम कर आने की। हाँ चलें जी, अगली करते हैं एक्सरसाइज। अब राइटिंग को भी तो अच्छा करना है ना भाई, राइटिंग भी अच्छी ना हुई तो फिर फ़ायदा क्या हुआ पढ़ने का। ठीक है, सो लर्निंग टू राइट के ऊपर जाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, इनको पिक्चर्स को देखो, एंड लिस्ट डाउन द क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, और फिर बनाओ जरा लिस्ट क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स की। कंप्यूटर, हाँ वी हैव अ कंप्यूटर। पेंसिल, ओके, सेकंड नंबर पे क्या लगाओगे? शार्पनर, बिलो क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स को देखना है। ठीक है ना, क्लासरूम में कंप्यूटर होता है वैसे? होता है। पक्की बात है? कंप्यूटर में पढ़ाते हैं। चलो शार्पनर तो होता है ना। अच्छा बहुत से बच्चे कहते हैं शार्पनर शार्पनर। या द वर्ड इज शार्पनर राइट, नॉट शार्पनर। शार्पनर तो कोई लफ्ज ही नहीं होता। उसके पेंसिल। बाद ये पेन कर लेते हैं, ये पेन अच्छा लग रहा है मुझे। तो थोड़ा पेंसिल सा भी तो होती है। पेंसिल भी तो होती है। पेंसिल भी होती है लेकिन आई थिंक सो इस पेन को कर लेते हैं पहले। हम दोनों करते हैं। ओके पेन आ गया। उसके बाद पेंसिल भी करनी है जी। चलो जी पेंसिल भी कर ली। ओके अब क्या करें? बोर्ड। आई थिंक सो ये कुछ तस्वीरें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। टीचर टेबल की तरफ देख लें। टीचर टेबल, है किधर टीचर टेबल? टीचर्स टेबल, ये भी तो क्लासरूम ही होता है ना। ये कुछ अरेजर सा लग रहा है मुझे। चलो जी लिस्ट पूरी हो गई, शुक्र है। इरेजर राइट, ERA। चलें जी लिस्ट तो हो गई पूरी, राइटिंग भी हो गई अच्छी। अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यूजिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पर अब क्या सेंटेंस बनाओगे? ये बच्चा क्या कर रहा है इस वक्त, जरा गौर से देखो। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा नज़र आए ये क्या कर रहा है। ओके जूम करते हैं। ओके क्या कर रहा है ये रहा? इसका पेट दर्द हो रहा है और ये लिख। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे बताओ? आई डोंट नो। आसिम समझ लेते हैं इसको। आसिम इज हैविंग पेन इन हिज स्टमक। अगर आसिम नहीं हुआ तो हमने सपोज ही करना है। आसिम इज हैविंग पेन इन हिज स्टमक। आई होप प्यारे बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी ये वाली पिक्चर। इसको भी जूम करते हैं, थोड़ा सा जूम कम, जूम होगा तो सही नज़र आएगा। जूम करते हैं, जूम जूम ये जूम drawing बना जूम जूम जूम। आसिम के लगता है पेट की दर्द ठीक हो गई है, अब आसिम ड्राइंग बना रहा है राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द वर्क। अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं स्क्रीन की तरफ और लिखते हैं। क्या सेंटेंस बनाएंगे? रहा आसिम इज पेंटिंग। अब थोड़ा सा मुश्किल करना चाह रहे हो सेंटेंस को, कर लो। वैसे बना क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा, बनाने तो जो बना रहा है वैसे। चलें जी क्रिएटिव राइटिंग भी आपकी स्टडी का हिस्सा होती है। सो क्रिएटिव राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तो क्रिएटिव राइटिंग को नहीं आपने भूलना है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इन अ कलीम्स प्लेस। अगर आप खुद होती, रहा होती कलीम की जगह पे तो क्या करती? सो राइट 5 लाइन्स ऑन योर नोटबुक। तो आप क्या करती? तो ये तो भाई आपका काम है, मैं नहीं करके दूंगा आपको। और वैसे कमेंट कर सकते हो ताकि कुछ बच्चे अगर इधर आएँ तो वो आपकी इस क्रिएटिव राइटिंग को देख लें। ठीक है इरहा, आप भी इस वीडियो पे लाजमी कमेंट करना। ठीक है चलो लेकिन जनाब ये थी हमारी स्टोरी जो हमने सुना दी आपको। एंड आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। हमारे साथ थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन आई होप आपने इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। सो दैट्स इट। GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज है उसको करेंगे हम। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।
आपकी सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाती है, लिहाजा सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.